गुरु प्रकाश, बीजेपी क्या वाकई कंफ्यूज्ड है जातीय जनगणना के मुद्दे पर? जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, इधर कुआं है और उधर खाई है। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। हम आपके प्रारंभिक प्रबोधन को बहुत ही रुचि के साथ सुन रहे थे और आपने काफी मुद्दे उठाए हैं। देखिए गरिमा जी, कुछ मुद्दे हमें समझ लेने जैसे हैं। पहला तो 14 और 19 में जिनकी दाल नहीं गली, उनके लिए ये आखिरी दाव है, ये तुरुप का इक्का है और ये नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा और उनकी असलियत और वास्तविकता सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से एक ऐसा माहौल या वातावरण बन रहा है। दूसरा, आपने रोहिणी आयोग का भी जिक्र किया और आपने कहा कि ऐसा हुआ है कि भाई ओबीसी में भी जिन लोगों को या जिन वर्गों को ज्यादा लाभ मिला है उनको अलग करके इन वर्गों को आइडेंटिफाई करना, जिनको कम लाभ मिला है और उनको लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित करना। ऐसा कोई पहली बार हुआ है ऐसा नहीं। हमारे बिहार में ही ओबीसी का वर्गीकरण कर्पूरी फॉर्मूला के तहत कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा हुआ था और उसी समय अन्य पिछड़ा वर्ग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसका जिक्र आपने ईबीसी का किया था। तो रोहिणी आयोग उसी दिशा में एक प्रयास है कि अंत्योदय पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति जिसको कोई भी लाभ नहीं मिला उसको वो लाभ कैसे मिले ये सोचने की आवश्यकता है। अभी आपने अखिलेश जी का बयान भी चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे, अब हम सम्मान दिलाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तक तो आप सम्मान दिला नहीं रहे थे, आज तक तो आप न्याय नहीं दिला रहे थे, आज आपको एक नया सवेरा हो गया है। तो ये हिपोक्रेसी और ये दोहरे मापदंड को समझने की आवश्यकता है। जाति जनगणना हो ना हो ये तो सरकारें तय करेंगी, लेकिन आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, मैं दो दलों का उदाहरण देता हूं। यदि आप राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के अंदर जाति जनगणना करिए तो आप क्या पाइएगा? लीडरशिप पोजीशन पे कौन है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, अध्यक्ष कौन बनता है, महासचिव कौन बनता है। एक बार अंदर भी पार्टियों के जनगणना हो जाए, हम तो इसकी बात कहते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। पता चल जाएगा कि एक परिवार के आगे राष्ट्रीय जनता दल निकला नहीं है, एक परिवार एक जाति के आगे समाजवादी पार्टी निकली नहीं है। तो पार्टी के अंदर भी जातिगत जनगणना क्यों ना हो? अगर कमिटमेंट का ही पता करना है तो पता करना चाहिए। दूसरा गरिमा जी, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 5 मई 2021 को, जिस जजमेंट ने यह कहा कि केंद्र सरकार तय करे कि एसईबीसी लिस्ट में जो ओबीसी की लिस्ट बनती है वो स्टेट ना बनाए, केंद्र बनाए। तो केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाला और केंद्र सरकार 127th अमेंडमेंट बिल जो कि अब लॉ बन गया वो लेकर के आई कि नहीं भाई, ये स्टेट का अधिकार क्षेत्र है, ओबीसी कौन सी जातियां होंगी नहीं होंगी ये स्टेट को तय करने दीजिए। तो हमारा कमिटमेंट ये है, हमारे पास पावर थी लेकिन हमने कहा। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं गुरु, एक और मैं सुप्रीम कोर्ट में ही केंद्र सरकार का दाखिल किया हुआ पक्ष आपके सामने रख देती हूं और इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी कंफ्यूज है क्या जातीय जनगणना पर? क्योंकि 23 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहली बात तो जातीय जनगणना कराना पॉलिसी डिसीजन है, अदालत दखल ना दे उसमें। उद्धव ठाकरे ने ये रिट पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात कही उन्होंने, केंद्र सरकार ने, कि प्रशासनिक नजरिए से ऐसा करना बेहद मुश्किल है। और तीसरी बात जो कही वो ये कि जातिगत आधारित जनगणना व्यावहारिक ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये आखिरी स्टैंड माना जाए केंद्र सरकार का कि जातिगत जनगणना आप नहीं करा पाने की स्थिति में? नहीं गरिमा जी, देखिए, आप या किसी को भी सेलेक्टिवली केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टैंड लेकर के केंद्र सरकार पे लांछन लगाना ये कहां तक उचित है ये आपको समझना चाहिए। ये इसी केंद्र सरकार ने जब शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो अधिनियम है उसको कमजोर किया गया था, तो इस एट्रोसिटीज एक्ट को मजबूत किया गया, संविधान में संशोधन ला करके किसने किया था? इसी केंद्र सरकार ने किया था। इसी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया कि नहीं, स्टेट्स के जो डोमेन में है ओबीसी को आइडेंटिफाई करना वो स्टेट के डोमेन में रहे। तो एक सुप्रीम कोर्ट के याचिका के आधार पे आप केंद्र सरकार की पूरी मंशा को जज कर लीजिएगा, मुझे ये ठीक नहीं लगता। नहीं, मैं तो बिल्कुल जज नहीं कर रही हूं गुरु, लेकिन आपने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ और एक्शंस लिए, तो केंद्र सरकार का कंफ्यूजन तो
जब आप स्टेट को उसका हक देने की बात करते हैं तो एक हलफनामा और है मेरे पास जिसमें केंद्र सरकार ये दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ ईदर सेंसस और एनी एक्शन अकिन टू सेंसस। यानी कि केंद्र सरकार यह भी कहती है कि राज्य जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे या ऐसा कोई भी प्रोसेस कर ही नहीं सकते जब आप राज्यों को अधिकार देने की बात करते हैं। तो ओबीसी को आइडेंटिफाई करने का अधिकार राज्यों को हो, ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू केंद्र का था, ये भूलना नहीं चाहिए गरिमा जी। इसमें उलझने का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं तो आप एक याचिका कोर्ट करिएगा, हम एक याचिका कोर्ट करे, उससे समय की बर्बादी हो। हमारी मंशा या हमारे मन में कोई असमंजस होता तो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद में 37% मंत्री ओबीसी समाज के नहीं होते। भारत के इतिहास में पहली बार 37% यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जो मेंबर है वो ओबीसी समाज से हैं। और यहीं आप इतिहास का बोध देखिए, काका कालेलकर कमीशन जिसको हम फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहते हैं, बीपी मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि भाई आप कास्ट वॉर्स कर देंगे, आप कास्ट वॉर मत करिए। मंडल कमीशन के सिफारिशों का विरोध देश के सामने सदन के पटल पे राजीव गांधी करते हैं। सीताराम केसरी जो कि बिहार से संबंधित हैं, ओबीसी समाज के बड़े नेता थे, उनको अपमानित करके कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से बाहर निकाला जाता है, उनकी धोती तक खींची जाती है। तो ये विचार करने वाली बात है। और विचार फिर गुरु इस बात पर भी तो होना चाहिए। आप सेलेक्टिव शब्द आपने इस्तेमाल किया, हालांकि मैं आपके सामने कुछ बड़ा महत्वपूर्ण डेटा आज रखने वाली थी, लेकिन फिर विचार तो इस बात पर भी होना चाहिए कि उमा भारती जो आप ही की नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं, वो कहती हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा एक और डेटा मैं आपके सामने रखती हूं, आपने क्योंकि एमएलसीज गिनवाए, एमपी गिनवाए, एमएलए गिनवाए, कैबिनेट मंत्री गिनवाए, ऐसे में एक डेटा यह है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही रखा था इसको राज्यसभा में, केंद्रीय नौकरियों का डेटा है। ओबीसी जिनकी आबादी 52% है अभी तक के आंकड़े के मुताबिक, वो ग्रुप बी में 15.7% काम करते हैं, ग्रुप सी में 22.5% काम करते हैं और ग्रुप ए यानी कि ऑफिसर्स का सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन, उसमें 16.8% ओबीसी। ये आंकड़ा क्या वाकई एक बड़े अंतर को रिफ्लेक्ट नहीं करता? गरिमा जी, मैं इस आंकड़े से आगे जाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज तक कोई देश में फॉरेन सेक्रेटरी जो विदेश सचिव होता है, जो विदेश सेवा का सर्वोच्च स्थान होता है, कोई दलित वहां तक नहीं पहुंचा है? हम तो ये भी पूछना चाहते हैं। नहीं, दलितों का आंकड़ा फिर भी बहुत बेहतर है गुरु, मैं बता देती हूं आपको। दलितों का जो आंकड़ा है वो एससी में 16.6 की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की। ग्रुप बी में इनकी नौकरियों में तादाद है 16.6, ग्रुप सी में 18.2 और ग्रुप ए में 12.8। ओबीसी के तुलना में एससी का रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन फिर भी बेहतर है। अब मैं बोलूं गरिमा जी, आपके आगे हो? प्लीज कैरी ऑन सर। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि आज तक कोई फॉरेन सेक्रेटरी क्यों नहीं बना। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं आज तक कोई कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं बना। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार दलित के रूप में जीएमसी वाले भी क्यों बनते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि 75 वर्ष बाद एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे पहुंचती है। गरिमा जी, हम सबने डिबेट भी किया, हम सबने चर्चा भी की है, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में किसी प्रकार कोई आरक्षण नहीं मिलता था। एससी को, एसटी को, ओबीसी को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलता था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और तब कांग्रेस की सरकार की नींद खुली कि नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी बात भी होनी चाहिए ना। और यही नहीं, आप तो ग्रुप बी की बात कर रही हैं, हम तो कहते हैं कि वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर्स में कम है, वाइस चांसलर्स में कम है, वहां भी बात होनी चाहिए। चलिए, मैं आई एम वेरी हैप्पी गुरु, टुडे यू योरसेल्फ हैड एडमिट दैट, आपने पहली बार खुद माना। तो फिर जातीय जनगणना में परहेज क्यों? पता क्यों ना चल जाए कि कौन कितना, उसके हिसाब से आप आबादी में रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। कंफ्यूजन वाकई है क्या फिर? गरिमा जी, पहली बात तो ये कि मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूं, या आप अपने चैनल में और यहाँ एक एक व्यक्ति जो बैठे हैं इस पैनल में उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसा मैं कई बार कहता आया हूं, ये समस्या है। और कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ था गरिमा जी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान को हम स्वीकार कर रहे थे, संविधान को अपना रहे थे, कि टुडे वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हम राष्ट्र के रूप में कैसे जीवन में प्रवेश करेंगे जो अंतर विरोधों से भरा होगा। बट इट्स बीन 75 years, sir. It had been 75 years.